देखिए हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके जो गलत सही थे वो गलत हो गए होंगे, तो वो मार्क्स अपने हिसाब से ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखो पहला क्वेश्चन सिंपल सा था बिल्कुल। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? तो हमें पता है कॉस्ट अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकें। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, मैंने आपको बताया था प्रोसेस कॉस्टिंग वहां यूज होती है जहां पर प्रोडक्ट के फिनिश्ड स्टेज पर पहुंचने से पहले कई स्टेजेस से होना पड़ता है। तो ऑयल रिफाइनिंग जो है वो आपकी वो प्रोसेस वो है इंडस्ट्री जहां पर आप प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने क्या बताए थे? विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या इनको मैं बोल सकता हूं विच आर डायरेक्टली चार्ज्ड ऑन द प्रोडक्शन। तो इसलिए इन्हीं को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल को फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट माना जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल को किसका पार्ट माना जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। वेयर हाउस रेंट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। सी इनडायरेक्ट मटेरियल की जो स्क्रैप है, तो मैंने आपको जब कॉस्ट शीट बनवाई थी तो मैंने ये बताया था कि स्क्रैप जो होगी मटेरियल की वो किस में से लेस होगी? फैक्ट्री कॉस्ट निकालते समय लेस होगी आपकी। द राइट आंसर इज बी। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें तीन ही चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल है वो आपकी क्या कहलाती है? प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ऑडिट फीस इज अ पार्ट ऑफ है। कौन सी बैच कॉस्टिंग? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा अच्छा, ऑडिट फीस जो है वो किसका पार्ट है आपका? ऑडिट फीस है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट। टॉय इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्टिंग यूज होती है? बैच कॉस्टिंग। शुगर इंडस्ट्री की जो कॉस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी? पर टन। सुनना, द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है कॉस्ट इनकर्ड हो जाए उसके बाद आप रिकॉर्ड करते हो, और एक होता है जिस कॉस्ट को एडवांस में, तो मैंने इसको बताया था हिस्टोरिकल कॉस्ट। नहीं नहीं, देखो याद करो, अपन ने दो कॉस्ट डिस्कस की थी। एक मैंने बोला था कि हम प्रोडक्ट के बनने से पहले ही कर लेते हैं, जिसको मैंने नाम दिया था कौन सा? एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी जिसको हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। और एक कॉस्ट मैंने आपको बताई थी कि जो कॉस्ट इनकर्ड हो गई है उसके बाद आप उसको देखते हो, तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11th का? मार्जिनल। बी। मार्जिनल तो होती है जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की जो कॉस्ट होती है। हाँ रिद्धि बिल्कुल। आइएगा 12th, वेरिएबल कॉस्ट चेंज प्रपोर्शनेटली विद द आउटपुट। मैंने आपको बताया था वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल लेकर भी हमने किया था कि जैसे जैसे यूनिट चेंज होती जाती है उसी प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती जाती है आपकी। तो आंसर है ए। इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? नोशनल कॉस्ट का ही दूसरा नाम नोशनल है। 13th का ए। सिनेमा हॉल में कौन सी कॉस्ट यूनिट यूज होती है? ए। पर सीट पर सर शो। पर सीट पर शो। बिल्कुल। तो 14th का आंसर हो गया ए। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? सर पर यूनिट आउटपुट चेंज होती है।
पर यूनिट चेंज होती है आउटपुट, क्या बोल रहे हो? सर पोल ही तो होती है। बताइए। सर आउटपुट तो कांस्टेंट होता है, पर यूनिट चेंज होती है। नहीं, इस ऑप्शन में बताओ ना, इनमें से ऑप्शन कौन सा है? सर इसमें ये तो बात सी क्वेश्चन है। है ना। इसमें है सी, यानी विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ Yes, गिवन पीरियड चेंजेस इन आउटपुट। मैंने आपको दो ही चीजें बताई थी फिक्स कॉस्ट में। एक तो ये बताया था कि टोटलिटी में जब आप देखोगे तो वो कांस्टेंट रहती है, और पर यूनिट पर जब देखोगे तो इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाओगे तो पर यूनिट गिरने लग जाती है, और नंबर ऑफ यूनिट कम करोगे तो पर यूनिट बढ़ने लग जाती है। याद करो क्या? हाँ जी, फिक्स सर एक 11th बताओगे क्या? 11th का बी है ना। सर क्वेश्चन क्या है बार? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब कोई कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है उसके बाद आप उसको देख रहे हो तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? सर वो हिस्टोरिकल। हाँ, तो बस आंसर बी है। ठीक है, तो 15th का आंसर सी हो गया। 16th सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो लीजिए 16th के लिए मैं बनाता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ तो बाय साइड में आ जाएगा 5 लाख। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो असेट है हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग बैलेंस 20,000 डेबिट में आ गया, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 25,000 क्रेडिट में आ गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो यानी ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और प्रीवियस ईयर का एडवांस यानी ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब निकाल लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट क्या आएगा। 5,04,000। 5,04,000 आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट आएगा। ये किसका गलत हुआ? 16th। सर मेरे को एक बार समझा दो। क्या बताऊं? बोलो, बना दिया ना मैंने अकाउंट, क्या बताऊं इसमें अब मैं? ये रहा अकाउंट बना दिया मैंने। ओपनिंग बैलेंस उतार दो, आउटस्टैंडिंग की ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस की ओपनिंग क्लोजिंग, जो रिसीव हुआ उसकी एंट्री कर दी। बताओ कौन सा अमाउंट समझाऊं इसमें मैं? बोलो जल्दी, देख लो इसको। हाँ देख लो भाई, मैंने आपको कहा था सब्सक्रिप्शन वगैरह इनमें तो यही है, बस आपको पता होना चाहिए असेट के लाइबिलिटी उसके अकॉर्डिंग अकाउंट बनाना है। सर ये 20,000 ओपनिंग बैलेंस है ना? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो वो करंट ईयर का ओपनिंग आ गया। 17th देखो, प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस है 32,800, प्लस डोनेशन कितनी मिली है आपको? 15,400 की डोनेशन मिली, प्लस प्राइस फंड के इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला तो वो भी इसी में जुड़ेगा, और माइनस आपने इसमें से जो प्राइस पर खर्चा किया वो 12,300 हटा दो। ये आपके पास प्राइस फंड का बैलेंस आ गया। निकालो बैलेंस कितना आया। 39,900। 39,900 का आपका बैलेंस आ गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। ये किसका गलत हुआ? चलिए नेक्स्ट 18th सैलरी। तो सैलरी का अकाउंट बना देते हैं। सैलरी पेड इन कैश, तो एंट्री हो जाती है सैलरी टू कैश 30,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हो गया।
और करंट ईयर की है तो वो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस हो गया लाइबिलिटी का। सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, अगर करंट ईयर में कोई एडवांस सैलरी पे की है तो वो प्रीपेड हो गया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2600। असेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट, एडवांस दे दी ना सैलरी, अच्छा, तो प्रीपेड हो गया, तो प्रीपेड हमारी असेट हुई, तो असेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब निकाल लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। 33,000 में से माइनस कर दो 4,600, 28,400 आएगा आंसर। यस सर। 28,400 कौन सा ऑप्शन है? डी। लीजिए डी आ गया। 19th, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द फॉलोइंग केस। चलिए इसमें पहले आपको क्रेडिटर अकाउंट बना के परचेज निकालनी है और फिर स्टॉक अकाउंट बनाना है। नंबर 19 आओ, अनपेड फॉर मेडिसिन, $2010 का अनपेड है और स्टॉक है, तो 2009 का तो ओपनिंग दे रखा है, तो ओपनिंग क्रेडिटर हो गए आपके पास 10,000 और अनपेड 12,000 क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक हो गया 13,000। सबसे पहले आपने पेमेंट जो किया है वो है कितना? 250, तो 250 का पेमेंट आ गया, तो परचेजेस निकाल लो पहले, तो कितनी आ गई? 250 प्लस 12 माइनस 10, तो 252 की परचेजेस आ जाएगी। ये 252 इधर ले जाओ, तो 252 प्लस 8 माइनस 13, तो आपका 247 का कंजम्पशन आएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो आंसर बी है इसका। ये किसका गलत हुआ? सर मेरा। मेरा किसका? गरिमा। गरिमा का। आपका कितना आया था आंसर, क्या लगाया था आपने? मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था ये वाला। मेरा ये करवाया था ना मैंने, ये हाँ लिखवा के, हाँ सेम है, इसीलिए तो नहीं दी थी फिर अभी मैंने, करके आते तो ये मिल जाते ना एज इट इज ही क्वेश्चन। नहीं, मैंने बाद में चेक हाँ। किया था, जब चेक किया मैंने कहा ये सर पूरी बुक में नहीं है, सर ने कोई शायद एग्जाम्पल कराया हुआ तो कॉपी में ढूंढा तब मिला था मुझे। इसमें अपने को क्या समझ आया गरिमा? देखो इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था, याद हो तो, जब एनपीओ के मैं एडजस्टमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में स्टॉक की इंफॉर्मेशन है तो आपको कंजम्पशन निकालना पड़ता है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ सर, ये तो मेरे को समझ में आ गया था, बट मेरे को ना वो नहीं आया कि क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस वाला। परचेज निकालोगे ना इसमें, देखो वहीं पर मैंने नोट्स में लिखवाया भी था कि आपको अगर कंजम्पशन निकालना है तो परचेजेस चाहिए होती है, और परचेज अगर गिवन नहीं है तो परचेज हम किस अकाउंट से निकालते हैं? क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट से। तो पहले मैंने क्रेडिटर अकाउंट से परचेज निकाल ली और फिर मैंने उसको स्टॉक अकाउंट से बनाकर कंजम्पशन निकाल लिया। बताओ क्लियर है? यस सर। चलिए 20th, the amount received for sale of old sports material by a non-profit organization is shown in which of the following? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये नॉर्मल इनकम मानी जाती है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ट्वेंटी वन का सी होगा, जिसका ये सी लगाया है और गलत हो गया है तो वो अपने 2 नंबर बढ़ा लेना। वो गलती से मैंने आंसर शीट में ए लिख दिया था, सी लगाया और सी लगाया होगा तो गलत कर दिया होगा ना मैम ने आपका। हाँ यस सर, सर मेरा सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन गलत था, मैम ने यही गलत किया था। इसका सर रिया, सर मेरा सिर्फ एक ही गलत था, ये वाला जो मैम ने गलत। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया, 50 आउट ऑफ 50 आए आपके, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप कभी आओगे पर्सनल तब आपको मुबारक देंगे। अब अगले क्वेश्चन में, अगले पेपर में देखते हैं कौन लाता है पूरे में से पूरे। चलिए हाँ, तो ये 2 नंबर बढ़ा लेना, ये मेरी गलती है। वो मैंने जब आंसर शीट भेजी
तो मैंने गलती से 21 का आंसर ए लिख दिया था, तो 21 का आंसर सी होगा, क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर। यस सर, वो आपने कॉपी में भी यही लिखवाया था ना, तो मैं भी देख रही थी कि सर ने कॉपी में तो यही अरे लिखवाया वो है। मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली में मैम को तो वैसे पता नहीं था ना, मैंने आंसर शीट भेजी थी, तो वो मेरे Yes, से sir. गलती हो गई, वो सी की जगह पता नहीं ए कैसे लिख दिया, मेरे का भी ध्यान कहीं इधर उधर होगा, एबनॉर्मल लॉस हो गया ये तो। चलो ठीक है ना, तो 21 के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो जिस जिसका भी 21 गलत हुआ है वो अपने मार्क्स में 2 नंबर बढ़ा लेना। 22 आइए, बस वही बढ़ा ना जिसने सी लिखा था और उसका गलत हुआ। हाँ, कहीं किसी ने डी लिख के गलत किया हो तो वो तो गलत ही है फिर भाई। जिसने सी पर लगाया होगा और गलत हुआ उसका, सी के अलावा कोई सा लगाया है, कोई ऐसा है क्या जिसका ठीक भी हुआ ये ए लगाया हो किसी ने गलती से? नहीं सर, सी लगाया था हमने तो। सी। ठीक है, 22 पे आइए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जॉइंट वेंचर है, तो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल देते हैं अपन, ठीक है। 4/5 और 1/5 में ए ने गुड्स सप्लाई किया है 50,000 का, ठीक है, और खर्चे किए हैं ए ने कितने, 5400। बी ने गुड्स सप्लाई किया है 14,000 का, और बी ने खर्चे किए हैं 800 के। बी ने सेल किया है 92,000, कमीशन बी को मिलेगा 5%, तो 92,000 का 5%, बस। बी सेटल हिज अकाउंट बाय द बैंक ड्राफ्ट, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, तो बस प्रॉफिट निकाल लो, 92,000 माइनस 50 माइनस 5400 माइनस 14,800 माइनस 17,000। सर ए होगा 17,200। हाँ जी, हाँ इंटर के फाउंडेशन में भी आया था मैसेज, और एक हाँ नया लड़का फाउंडेशन में तो कल से स्टार्ट हो जाएगा नया। कल से नया होगा। हाँ। ठीक है, और इंटर की 2 लड़कियां भी आती हुई। इंटर में मेरा क्या चल रहा है, मैं बोलिए। नहीं अभी दो तीन दिन लगेंगे दोनों टॉपिक, फिर एक साथ चालू हो जाएगा, दोनों में 3-3 दिन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि स्कैनर के क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ जी, मैं वो एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो मैंने गलत आंसर भेज दिया था, तो अब रिया नटानी के 50 में से 50 हो गए अब। हाँ, मुझे तो बच्चे बोले कि इसका हाँ। है ऐसा। वो मेरे को भी ध्यान नहीं रहा, वो मैंने गलती से ए लिख दिया और सी था उसका आंसर, मैंने अभी देखा। हाँ अच्छा, तो फिर क्या करें? बता दिया, बोल दिया मैंने, सब 2-2 नंबर ऐड कर लो अपने। जिसने गलत किया भाई जिसने भी सी आंसर लगाया और उसका गलत हुआ, उसके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। आप कह दो बच्चों को कि- हाँ बोल दिया ना, वही पेपर ही डिस्कशन चल रहा है, जिनके कम आए उनका। सर इनमें कितना बचा है इन लोगों का? बस लास्ट टॉपिक बचा है, वो है, वो तो क्वेश्चन से करवाऊंगा, सब्सिडरी बुक और ये बस। हाँ, हाँ तो क्वेश्चन से करा के फिर तो हाँ। फिर मैंने 22 का फिर- अनाउंस कर दिया जूम वाले बैच का। हाँ, फिर उसके बाद इनका एक बार वो बिल ऑफ एक्सचेंज इनका बचा हुआ है वो ले लूंगा, और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो नोट्स मंगवा लिए गरिमा से मैंने, ठीक है, ठीक तो वो इनको थ्योरी करवा दूंगा, वो कॉन्सेप्ट्स और वो सब बात है। चलिएगा, कल से तो आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन होने, क्योंकि आपका जो ये चैप्टर जो लास्ट टॉपिक बचा है ना सब्सिडरी बुक्स वाला, और वो उसको मैं आपको समझाता भी चलूंगा और हाथों हाथ हम उसके क्वेश्चंस करते चलेंगे इसी तरह से। ये गलत हुआ है। हाँ। आइए 23 देखते हैं। एक बार मुझे 22 बता दो, मतलब ये प्रॉफिट फिर डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर हाँ बस बिल्कुल बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकल गया। चलिएगा ध्यान से देखना। हाँ जी बोलो। सर है ना, जैसे जो मेन पेपर होगा उसमें थ्योरी का वेटेज कम रहेगा क्या, मतलब ऐसे? अरे एक्चुअली मैं बताऊं ना, प्रॉब्लम ये है कि ये कई बार पेपर पैटर्न चेंज कर देते हैं, कभी प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, कभी थ्योरी ज्यादा आती है, तो थ्योरी मैंने ज्यादा कहाँ दी। नहीं सर, ऐसे मतलब से पूछ रहे हो, जैसे आप अकाउंटिंग वो प्रिंसिपल्स वगैरह वो सब करेंगे तो उनका वेटेज मतलब अच्छा है या उनमें फिर से ऐसे आएगा, कंफर्म आएगा उनमें से तो क्वेश्चन कंफर्म्ड है। जो कॉस्ट एक एक दो भाई, जैसे देखो मैं आपको बताऊं, कॉस्ट शीट कंफर्म्ड है, आपका थ्योरी आएगी, है ना। कॉस्ट शीट में प्रैक्टिकल बहुत कम आएंगे, मैंने और भी बना दिए हैं। अब मैं आपका एक और टेस्ट ऐसे ही ले लूंगा, आप घर पे किसी मतलब लॉग इन करोगे ना, जब मैं आपको बता दूंगा कॉस्ट शीट के मैंने 15-20 क्वेश्चन और बना दिए हैं।
है ना। तो क्या है कि अब आपने वैसे तो कर लिया, बट मैं चाह रहा हूँ कि अपन ने जो जो चैप्टर भी और कर लिए ना, जितने भी दिन है अभी अपने पास, आधा महीना है, अपन रोज कम से कम अगर ऑब्जेक्टिव के 20-20, 30-30 क्वेश्चन रोज करेंगे तो अपन 450-500 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको हर एक चीज पूरी रिवाइज हो जाएगी। अब सर कॉस्ट शीट के अलावा और किसमें से आएगी थ्योरी ज्यादा? थ्योरी इस, और एक जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और उसमें से, और एक कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो है। ये हमने किए नहीं है चैप्टर। बाकी जो थ्योरी आती है ना वो प्रैक्टिकल रिलेटेड आती है। जैसे मान लो कंसाइनमेंट में आई, जैसे मैंने अभी कंसाइनमेंट के भी क्वेश्चन बनाए थे कल बैठ के, अभी तो 10 ही बने। तो उसमें क्या है, जैसे आपसे थ्योरी भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है। मतलब अपने को परफेक्शन से हर टॉपिक के लिए तैयार रहना है बस। चलिए देखिए 23, देखो ये क्या बोल रहा है, इसमें पूछा गया रेमिटेंस का अमाउंट। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, रेमिटेंस के लिए आपको नाम लिखते हुए अकाउंट बना लो बस। देखो सबसे पहले एम ने क्या दिया, 6000 का गुड्स दिया, चलो। और एम ने खर्चा कितना किया, 100 रुपए का किया। फिर एन ने माल बेचा 7500 का। सर तो एन से तो मतलब ही नहीं, वो तो लिखना वो ही तो है लिख ना। दिया ना मैंने, क्रेडिट तो करूंगा ना, प्रॉफिट का प्रॉफिट लॉस भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब अपन रेमिटेंस निकालेंगे तो अपने को प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है। तो लिख तो सारे आइटम लो आप। फिर उसने सेलिंग खर्चे कितने किए एन ने, 200। प्रॉफिट रेशियो इक्वल है, तो पहले प्रॉफिट लॉस निकाल लो। 7500 में से 6300 गए तो कितना बचा, 1200। तो 1200 में एम का प्रॉफिट 600 हो गया और एन का प्रॉफिट 600 हो गया। बताओ यहां तक क्लियर है। अब देख लो एम को क्या क्या देना है वो जोड़ दो। तो देखो एम को देना है 6000, तो ये 100 रुपए ये, और 600 रुपए का उसका प्रॉफिट। तो बताओ एम को टोटल फाइनल रेमिटेंस में क्या दोगे, 6700। 6700। तो 22वें का आंसर हो गया आपका, सॉरी 23वें का, 23वें का आंसर हो गया ए। 22वें का तो क्या हो गया था सर, सर 22 का ए था। 22 और 23 का है ए। ए चॉइस 24 पे आ जाओ। ये भी मेरा गलत है, मुझे आया ही नहीं था समझ में ये वाला। तो कौन सा, 24। कुछ नहीं था, बस अकाउंट बनाओ, अपने आप समझ आ जाएगी सारी चीजें। जॉइंट वेंचर अकाउंट ही इसका रामबाण है, बस एक ही। देखो ये क्या बोल रहा है, ए और बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट द शेयर्स ऑफ के लिमिटेड। के ने 1 लाख का टोटल पब्लिक इशू निकाला और 80,000 तो पार्टी ने ले लिए, तो अब तो जरूरत ही नहीं बची। देखो आपको पता है, कभी पढ़ा है बचपन में अंडरराइटिंग चैप्टर, नहीं पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा ही नहीं होगा ना मेरे हिसाब से। तो अंडरराइटिंग 12th में तो कहीं था नहीं, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया होगा तो होगा। नहीं फर्स्ट ईयर में। तो बस देखो अंडरराइटिंग 12th में थोड़ा बहुत बेसिक होगा शायद, थ्योरी में, कंपनी अकाउंट्स वाले पार्ट में। हाँ सर था, उसमें था शेयर्स में। हाँ शेयर्स वाले में टर्म्स तो होगी ना कि अंडरराइटिंग करते हैं अपन। हाँ देखिए अंडरराइटिंग क्या होता है कि जैसे मान लो आप पब्लिक इशू ला रहे हो, आपने ये पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर्स में, अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो पब्लिक इशू फेल हो जाता है। पब्लिक इशू के लिए मिनिमम 90% क्या चाहिए आपको, सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो क्या करते हैं कि जो कंपनी होती है वो अपने पब्लिक इशू को फेल करने के लिए, फेल होने से बचाने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि अगर कल को पब्लिक नहीं खरीद पाई तो बचे हुए शेयर्स आप लोग खरीदोगे। उन पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है, ए और बी ने अंडरराइटिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट का जॉइंट वेंचर लिया है। अब टोटल 1 लाख का इशू था जिसमें से पब्लिक ने कितने खरीद लिए, तो इसका मतलब बचे कितने, 20%। तो 20,000 शेयर्स। ये 20,000 शेयर्स किसको लेने पड़ेंगे, अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर का मतलब ए और बी को, और उनका रेशियो क्या है, 3:2। तो बताओ ए कितने शेयर लेगा, 20,000 का 3/5 निकाल दो, 12,000। बस ये आंसर हो गया, 12,000 शेयर्स। ये एक तो रिया का सही हुआ है क्योंकि उसके तो 50 आए हैं। और किस किस का सही हुआ है ये वाला क्वेश्चन, सर मेरा भी सही है। गरिमा, हाँ सर। सर मेरा भी। मानसी का भी सही है, ठीक है। सलोनी आपके नंबर कम कैसे आए, सर मैं शादी में गई थी और फिर टेस्ट दिया था, पढ़ा नहीं था। शादी का जीवन जी रहे थे आप।
चलो फिर भी पता पुरानी तैयारी के साथ ही होना चाहिए था, अच्छा जाना सर चाहिए। मैंने ना इसमें मतलब तुक्का लगाया था, मेरा आंसर सही है, तुक्का लगाया था। बट सच में सही है। चलो मुझे आया नहीं था तो मैंने ऐसे ही सोचा 1200 पर 12,000 पे कर देती हूँ और सही है। चलिए 25 नंबर का तुक्के लगा लगा के काम चला रहे हो। आइए अब इसमें फाइनल रेमिटेंस पूछा है, तो फाइनल रेमिटेंस के लिए तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर। देखो पी ने गुड्स खरीदा कितने का, 2 लाख। फिर पी ने खर्चे किए 10,000। क्यू ने माल बेचा 180 और क्यू ने बाकी का गुड्स ले लिया। प्रॉफिट निकालो सबसे पहले, तो कितना आया? 10,000 का लॉस आ रहा है। अगर लॉस आ रहा है और रेशो क्या है इनका, 3:2, तो पी का लॉस में शेयर कितना हुआ 6,000। और क्यू का शेयर 4,000। तो अब बताओ पी को कितना दोगे आप टोटल? भाई 2,10,000 देने थे, लेकिन 6,000 का उसका नुकसान का शेयर आ गया, 2,04,000। तो 2,04,000 आप उसको पे करोगे अल्टीमेटली, बस फाइनल 15 सेटलमेंट। क्या आ रहा है मुझे? तूने इधर तो पहले कुछ निकाला होगा हाँ तो नहीं। 2,15 तब आएगा जब आपने लॉस की जगह प्रॉफिट को वो इक्वल इक्वल बांट दिया हो, तो 5,000 आ जाएगा। हाँ वही किया था। तो आपका फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट आ गया 2,04,000। 2,04,000 फाइनल सेटलमेंट यानी आंसर बी हो गया। मेरा सी है, मेरा सी कर रखा है मैंने। थोड़ा सा ये है कि जॉइंट वेंचर ज्यादा गलत हुआ है आप लोगों का, है ना? कॉस्ट वाले का अपनी प्रैक्टिकल दिए कहाँ गए? सर मेरा भी वो लास्ट वाला गलत हो रहा था, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज थी तो फिर मैंने इस पे तुक्का लगा दिया। किसने, रिया ने? हाँ सर मैं इसमें आ तो रहा था मुझे, बट सर मेरा आंसर थोड़ा ऐसे गलत आ रहा था, मुझे लगा कि ये गलत है तो फिर मैंने इस पे तुक्का लगा दिया। तुक्के भी सही लगा देते हो यार रिया। सर मुझे लगा नहीं था ये सही जाएगा, बट ये सही चला गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है ना, तो ये तो अच्छा है, चलो बहुत अच्छा रहा। लेकिन चलिए बाकी जिनके भी थोड़े कम आए ना, वो थोड़ा सा और इनकी क्या है, थ्योरी को पढ़ो। देखो प्रैक्टिकल रिलेटेड तो ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। हालांकि अब मैं रोज आपको साथ यही करूंगा, रोज अपन 20-25 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर को रिवाइज भी करते चलेंगे उससे अपन। और देख लो किसी क्वेश्चन में आपको कोई चीज पूछनी हो तो मुझे बताओ। एक बार मुझे ना अगले वाले एक बार मुझे मैसेज कर देना कौन कौन से, कहीं मैं टेस्ट पेपर बनाऊं गलत क्वेश्चन डाल दूं। कौन कौन से चैप्टर लिखवाए थे मैंने कल, एक बार मुझे मैसेज कर देना। डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट बीओई। सर बीओई नहीं हो रखा हमारा, है ना? हाँ वो मैं करवा दूंगा। कब है, 19 को है ना पेपर? हाँ हाँ आज तारीख तो 14 ही है, तो ताजा ताजा रहेगा बढ़िया। सर इसमें से एक को रिप्लेस करके बीआरएस दे दो ना। हाँ तो ऐसा कर लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को बीआरएस से कर लो। बीआरएस तो सबने पढ़ा हुआ है ना? सर वो भी हाँ सर वो आता है। हाँ कोई बात नहीं, तो बीआरएस छोटा है तो वो जल्दी हो जाएगा। तो फिर अपन ऐसा कर लो, आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह बीआरएस कर लो, ठीक है सर। है ना? और बिल ऑफ एक्सचेंज का फिर मैं ऐसे ही ले लूंगा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना। अब जैसे आपका कल मैंने कंसाइनमेंट से रिलेटेड बता दिया था ना, तो आज इवनिंग में मैं आपका चैप्टर भी लूंगा और कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस भी दूंगा आपको मैं। तो वो तो आप फिर कर लेना, ताकि पता लगे भाई कंसाइनमेंट में और आपको प्रैक्टिस चाहिए ना, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस, कमीशन, इन चीजों की भेज दिया मैंने आपको। भेज दिया ना, ठीक है। इसमें और कोई चीज किसी को पूछनी है तो बताओ मुझे एक बार, या क्लियर है अभी ये? सर अच्छा एनजीओ हो चुका ना फाइनल। सर आपके पास ये वाला पेपर मतलब पीडीएफ की फॉर्म में पड़ा है क्या? पीडीएफ के फॉर्म में बताओ, चाहिए क्या? मैं बनवा दूं, कर दूंगा उसको। हाँ सर मतलब सर जो आप जो टेस्ट लेते हो ना, मतलब उनके क्वेश्चंस भी एक बार हो हमारे पास, इसलिए। अच्छा वो तो वैसे इसमें होंगे ना, कैसे जो लिंक होगा उसमें हमेशा ही रहेंगे मेरे हिसाब से, नहीं रहते? नहीं सर वो लिंक खुल नहीं रहा। वो कुछ टाइम की होती है। सर जब आप लोग ऑन करोगे ना तभी रहती है वो, जब आपने टाइम सेट किया है जो, अच्छा ऐसा है तब क्या? तभी रहती है। हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा ये, है ना? फिर मतलब जिसको जैसे करवानी है ना तो वापस मैम को ओपन करनी पड़ेगी, फिर हम करेंगे, तभी हो सकता है।
अच्छा ऐसा रहता है कि मुझे ध्यान भी नहीं इसका कैसे होता है गूगल पे। अच्छा मतलब अब वो बंद हो गया, अब आप अगर चाहोगे तो वो नहीं खोल सकते उसको अब आप। जब तक मैम ऑन नहीं करेगी तब तक नहीं खोल सकते। नहीं ऑन मैम भी नहीं कर सकते। आपको कर सकती है शायद, मैम की फर्स्ट तो होता है, आपको मैम कभी भी कर सकती है। मैम ने बोला था ना कि कर दूंगी, बाकी क्या पता कर सकते हैं बाद में। चलो मैं भेज दूंगा ये तो। नहीं तो फिर मेरे पास कैसे खुल रहा है, मेरे पास कैसे खुला ये पेपर? आपने लिंक से खोला है? हाँ मैं तो लिंक से ही खोला अभी। हमारे पास तो नहीं खुलेगा, देखिए। शायद सर हम हमारी ईमेल यूज हो गई। नहीं, हाँ आपकी email इसलिए। तो मैंने ईमेल आईडी तो डाली नहीं है, मैंने तो कुछ डाला नहीं, मैंने तो केवल लिंक पर क्लिक किया और खुल सर गया। आपके फोन से पहली बार हुआ सर है। अभी खुल रहा है। सर कब का ये टेस्ट? अभी खुल रहा है क्या? अच्छा ठीक है, अभी खुल रहा है मतलब 10। सर कल खोला था मैम ने, तो मैम ने बंद ही नहीं किया है उसके बाद। हाँ अब अच्छा। सर लॉ का हम खोलेंगे ना तो वो नहीं खुलेगा शायद। मैं देखती हूँ अच्छा, इससे ऐसा पहले भी है का क्या? कोई भी पेपर। ओके चलो कोई बात, मैं भेज दूंगा ये क्वेश्चंस को आपको, है ना। पीडीएफ में भेज दूंगा मैं आपको। ऐसा नहीं। अच्छा ये चीज नहीं पता थी मुझे, तो लगा कि एक बार अगर हो गया तो कभी भी उस लिंक पर जाओगे तो वो वापस देख सकते हो आप। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ, हालांकि इसको हम कल से ज्वाइनिंग होगी ना नए बच्चों की, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही बात कर लेते हैं अपन।